Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 5 January 2024. But first of all, we will discuss our thumbnail articles कि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है और हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे. तो we will see कि Prime Minister नरेंद्र मोदी जी visited Lakshadweep एंड ये सारे न्यूज़ वाले ने कैप्चर किया है बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो हॉलीडेज पे जाते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में तो वहाँ ना जा करके और जितने जो वैकेशंस न्यू ईयर के लिए मनाने जाते हैं या अदर कंट्रीज में तो फिर वो सारे लोग जैसे मालदीव्स में जाते हैं या अदर कंट्रीज में जाते हैं तो वो सारे लोग लक्षद्वीप में विजिट करें. उससे क्या होगा हमारे जो कंट्री का एक तो एक्सप्लोरेशन होगा एंड देन ये जीडीपी भी बढ़ेगी. एंड इन्होंने ये सारा कुछ बोला है अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल इसके तहत. तो लेट्स सी कि क्या इन्होंने बताया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है तभी ये सारे न्यूज चैनल ने इसको कैप्चर किया है. और ये नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया था और उनके भी तुम लोग देखते हैं कि उन्होंने और क्या बताया है कि नरेंद्र मोदी जी उनका फोकस है कि लक्षद्वीप को अपलिफ्ट किया जाए थ्रू लाइफ इन्हांस्ड डेवलपमेंट उसके तहत. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा इन एडिशन टू क्रिएटिंग फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और वहां जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए. So it is also about creating opportunities for better healthcare, faster internet and drinking water while protecting as well as celebrating the vibrant local culture कि जो हमारा लोकल की चीजें हैं या लोकल की जो स्टेट्स है, सिटी है, आइलैंड है उसको प्रमोट किया जाए. और प्रोजेक्ट दैट वेयर इन इनॉग्रेटेड रिफ्लेक्ट द स्पिरिट कि वहां पे उन्होंने विजिट किया और सारे चीजों से अच्छे से मीटिंग किया और वहां पे समिट हुआ और ये सारी चीजें एग्रीमेंट ली गई है कि कैसे लक्षद्वीप को प्रमोट करना है. कि ये लक्षद्वीप बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड कोस्ट है और वहां पे इसीलिए इसका इन्हांसमेंट होना चाहिए कि जितनी जो लोग हैं जो वेकेशंस के लिए अदर जो आइलैंड नेशन पे जाते हैं या फिर जैसे मालदीव्स हो गया, बाली हो गया, सिंगापुर हो गया एंड एन नंबर ऑफ आइलैंड कंट्री हैं तो वहां ना जा करके ये लक्षद्वीप जो इतना ब्यूटीफुल है वहां जा करके लोग विजिट करें. एंड उन्होंने और क्या बोला है कि ये लक्षद्वीप है नॉट जस्ट ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये टाइमलेस लेगेसी है ट्रेडिशन का एंड ये टेस्टमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल कि. और यहाँ पे इन्होंने लेगेसी को भी प्रमोट किया है और उनका जो विजिट था जो एनरिच करता है जर्नी को. और उन्होंने बोला है कि इस जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और ग्रो किया है. और ये सारी चीजें जो फॉर्मर में उसे ट्विटर बोला जाता था ये एक्स पे अपने अपलोड किया है. एंड ही हैव सेड कि ये जो बैटलिंग फॉर लक्षद्वीप एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर पिच फॉर चूजिंग इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग एंड टूरिज्म. तो वो चाहते हैं कि वहां पे शादियां भी हो एंड टूरिज्म भी हो ताकि ये जो लक्षद्वीप है वो और ज्यादा प्रमोट होगा और इन्हांस होगा. November last year maybe he questioned the trend of organizing wedding abroad as noticed among various big families urged such events to take place within the country as part of Wed in India. बिकॉज वी हैव सीन कि सो मेनी सेलिब्रिटीज वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो फॉरेन में जाके शादी करें, अदर कंट्रीज को वो चुनते हैं. जैसे कि विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा उन्होंने इटली को चुना था. तो वहां पे क्या होता है कि ये जो बिग फैट वेडिंग होती है उसकी जो चार्जेस होते हैं तो वो सारा पैसा फॉरेन कंट्रीज में जाता है. तो इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि जितने भी जो शादियां हो रही हैं या टूरिज्म है वो इंडिया में ही रहे बिकॉज इंडिया का इतना इन्हांस और एनरिच कल्चर है तो सारा जो जीडीपी भी इंक्रीज होगा एंड ये जो कंट्री है वो भी ब्यूटीफुल एनरिच होगा. तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है एवरी पुअर पीपल विल टेल दियर चिल्ड्रन अबाउट योर वेडिंग, कैन यू एक्सपांड दिस मिशन फॉर वोकल फॉर लोकल, why don't we hold such wedding ceremonies in our own country.
एंड उन्होंने ये जो 107th एडिशन है मन की बात, उसमें ये बोली थी। एंड देन एटलीस्ट वन डेस्टिनेशन वेडिंग इन द हिमालयन हिल स्टेट। और उन्होंने ये तो कोस्ट की तो बात की ही कि जितने भी आइलैंड है, और उन्होंने ये भी बोला कि मेक इन इंडिया के तहत जितने भी हिली एरियाज है या कोस्टल एरियाज है, एंड वहां पे वेडिंग होना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए, ताकि ये जो अपना जीडीपी है वो और इन्हांस हो और अपना जो कल्चर है वो भी इन्हांस हो। तो यही है इसमें। एंड देन हम लोग देखते हैं कि एक जो रेयर बर्ड पाया गया है, और वो भी बहुत न्यूज में है। एज यू कैन सी कि ये सारे न्यूज चैनल ने कैप्चर किया है। और ये क्या है, रेयर, ये जो रेयर बर्ड है, बिकॉज ये हाफ फीमेल एंड हाफ मेल है, और वो कॉट किया गया है कैमरा में, और ये डिस्कवर किया गया है आफ्टर 100 years। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक्सट्रीमली रेयर है, बिकॉज ये एक तरफ से तो क्या है, हाफ मेल दिखता है, एंड दूसरे साइड से ये हाफ फीमेल दिखता है, जो कोलंबिया में कैप्चर किया गया है। एंड हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि और क्यों है न्यूज में ये। तो इसको न्यूज चैनल ने इसकी जो है स्पेसिफिक चीजें वो बताई हैं कि ये जो बर्ड है वो डिस्टिंक्ट, ये जो हाफ ग्रीन है जो फीमेल की तरफ दिखाता है, और फीमेल की तरह उसकी जो फीचर्स है वो फीमेल की तरह है, एंड जो अदर साइड का जो हाफ ब्लू है वो मेल की तरह है, और वो प्लमेज है। और ये जो बर्ड है वो एग्जिबिट करता है बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, और ये रेयर फीचर पाया जाता है ड्यू टू जेनेटिक एनोमली। और ये जेनेटिक एनोमली क्या है, क्योंकि ये ऐसे बर्ड्स जब फुली डेवलप नहीं कर पाते हैं और प्री मैच्योर इनका बर्थ हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि इनमें मेल एंड फीमेल ये दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, कि इसमें ये फीमेल भी की तरह भी एक्ट करता है और मेल की तरह भी। तो इसीलिए ये जेनेटिक अनोमली की वजह से हुआ है। और ये जो टीम है, जो रिसर्चर्स हैं, जो able to make a discovery that has not happened in nearly 100 years। तो 100 years से ये ऐसा कोई जो चिड़िया है या बर्ड है वो देखा नहीं गया था, इसीलिए इसको रेयर बर्ड बोल रहे हैं, जो कि हाफ फीमेल एंड हाफ मेल है। और ये कहाँ पे इसको सर्च किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। जो जियोलिस्ट प्रोफेसर हैं हामिस स्पेंसर, उन्होंने पाया कि ये जो एक्सट्रीमली रेयर बर्ड स्पीसीज है ड्यूरिंग अ हॉलिडे इन कोलंबिया, व्हेन एन एमेट्योर ऑर्निथोलॉजिस्ट जॉन मुरिल्लो पॉइंटेड आउट ए माइल्ड ग्रीन हनी क्रिपर। तो ये हनी क्रिपर जो हनी वगैरह चुनते हैं, एंड ये ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो लोग जो बर्ड की स्टडी करती हैं, तो उनको ये ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। वी हैव सीन आवर थंबनेल आर्टिकल्स, एंड इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज सो मेनी न्यूज चैनल एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये सारा कुछ छाया हुआ है, एंड इंडिया में ये लक्षद्वीप को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो देर इज अ चांसेस कि ये जो लक्षद्वीप है वो हमारे एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स में, कि वहां पे कौन कौन से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो कोस्टल एरिया क्या है, वहां पे कौन कौन से आइलैंड का कितने पार्ट में बटा हुआ है। और लास्ट 2 years बैक लक्षद्वीप का ये जितने भी जो मिनिकॉय है, या फिर उसके नेम से भी बहुत सारे जो वहाँ की जो कोस्टल एरिया है, तो बहुत सारे कोस्ट का वहाँ पे नेम भी चेंज हुआ है, और बहुत सारे आइलैंड का नेम भी चेंज हुआ है। इसीलिए ये भी हमारे ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो वी विल कैच ऑन आई ऑन इट। तो हम लोग इसको जब भी न्यूज में आएगा तो देखते रहेंगे। फिलहाल वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर। So now we are moving towards the Hindu newspaper, and we will discuss Iran vows revenge after biggest attack since 1979. We will discuss that article, and we will discuss 8 Indian get 60 days to contest Qatar jail terms. So these articles we will discuss, and we will discuss two important editorial articles. तो let's see कि कौन से वो articles हैं। So we will see civil society under siege in India. We will discuss that article, and breaking new ground like Kerala way. So we will discuss this article also. So let's start the discussion.
So we are discussing Iran was revenge after biggest attack। और ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज लास्ट डे ही ये बहुत ज्यादा सीवियर अटैक हुआ है कि वहां पे जो कोलिजन हुआ कार का, और वहां पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दो जगह, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। और ये ऐसा जो रिवोल्यूशनरी ये जो गार्ड एंड ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो मोहम्मद ये मुखबेर हैं, उन्होंने बोला कि ये रिवेंज लिया गया है, क्योंकि ये जो 84 जो लास्ट में जितने भी सेरेमनी है उसकी वजह से जो टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी उनका जो डेथ हो गया था। और कब हुआ था? 2020 में। और ये किसकी? यूएस की ड्रोन जब इराक में गिरी थी, तो उसको तब है वहां के जो ये जो कमांडर थे, जो हेड थे, वहां पे जो मेन है जो प्रिंस है, तो वो वहां पे हेड हैं। लेकिन ये उनसे नीचे थे ये जो कमांडर थे, और उनका वहां पे बहुत दबदबा था जो कासिम सुलेमानी है। लेकिन यूएस का ड्रोन जो 2020 में गिरा, और वहीं पे गिरा जहां पे वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, और वो उनकी डेथ हो गई कासिम सुलेमानी की। तो ये फिर से अटैक किया गया है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये बदला लिया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे जो नॉर्मल पीपल थे उनकी डेथ हो गई। और ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि इसमें जो है जहां पे वो गैदरिंग होती है, और इसके लिए एक टाइम भी चुना गया था स्पेसिफिक, जहां पे जिस मार्केट में जो दो जगह ये ब्लास्ट हुआ है जहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, वो एक टाइम ऐसा चुना गया है जहां पे सबसे ज्यादा रश रहता है और वहां पे गार्ड्स भी कम होते हैं, तो वैसा वो जगह चुना गया है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो कमांडर की डेथ हुई थी कासिम सुलेमानी की, तो उनका ये बदला लिया गया है। एंड ये ईरानियन ऑथोरिटीज जो है थर्सडे को उन्होंने बताया कि ये पहले जो अर्लियर टोल फ्रॉम एक्सप्लोजन जो पहले हुआ था, तो उसमें 84 जो है डेथ हुई थी, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो रिटेलिएशन हुआ है, और ये हैंडेड टू देम ऑन द हैंड्स ऑफ द सोल्जर ऑफ सुलेमानी। तो ये उन्हीं का बदला लिया जा रहा है। और ये जो मिस्टर मुखबेर है, उन्होंने बोला कि ये हॉस्पिटल वेयर सम ऑफ द वुंडेड वेयर रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर ब्लडलीस्ट अटैक सिंस 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। कि जब से पहले क्या है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले जो ईरान है और इराक है, ये जो है ये यूएस का अलाई था। लेकिन 1979 में इसने क्या किया, इस्लाम को रेवोल्यूशन किया कि ये कंट्री जो है वो इस्लामिक कंट्री बन गई, और इसने यूएसए से दूरी बना ली। और तभी से यूएसए और इस कंट्री के बीच में जो है वॉर वाला छिड़ गया, और ईरान और यूएसए ये दोनों अलाइज नहीं रहे। तो यही इसीलिए ये बोला जा रहा है। और इस्लामिक स्टेट जो क्लेम करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो अटैक हुआ है उसका जो रिस्पॉन्सिबल किसको मानता है? ये यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, क्योंकि उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट अटैक है ये उन्होंने ही करवाया है, और कैरिड आउट इन द पास्ट इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट। क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, क्योंकि वहां के जो कमांडर सुलेमानी है उनकी भी डेथ यूएस के थ्रू ही करवाया गया था। तो ये अटैक भी ये यूएस ने ही करवाया है, और ये कोवार्डली एक्ट है कि ये पीठ पीछे वॉर करने जैसा है। इसीलिए ये बोला गया है कि जो ईरान के जो पावरफुल गार्ड हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वेडनेसडे को ये अटैक हुआ है, और ये कोवार्डली अटैक है कि पीठ के पीछे वॉर किया जाता है, ये वैसा वॉर है। और इसका एम है कि वो क्रिएट करना इनसिक्योरिटी, और जो रिवेंज लेना, जो नेशन का जो डीप लव था और डिवोशन था इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड इस्लामिक रिपब्लिक के थ्रू। तो ये एक जो बदला लेने जैसा है। और गार्ड ने ये भी बोला कि जो अटैक हुआ है और उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथन किया गया है कि सॉल्व द डिसिसिवली एंड जस्टली पनिश द परपेट्रेटर्स है, कि ये सारा जो अटैक हुआ है उसको पता लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, और उसके पीछे जो कोई भी होगा उसको सजा दिलाया जाएगा। और वहां के जो ईरानियन प्रेसिडेंट है इब्राहिम रैसी जो कंडेम करते हैं कि ये हीनियस और इनह्यूमन क्राइम है, क्योंकि ईरान का जो टॉप अथॉरिटी थे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी, उनका ये बोलना है कि ये जो रिवेंज लिया गया है ट्विन बॉम्बिंग करके, कि कैसे वहां पे सेकंड रंग ऑफिशियल ब्लेम द यूएस एंड इजराइल फॉर द अटैक। और ये बोला जा रहा है कि ये जो
अटैक हुआ है, तो एक तो ये पीठ पीछे वॉर जैसा है, एंड दूसरा ये किसको इल्जाम ठहराया जा रहा है कि यूएस एंड इजराइल ने ये अटैक करवाया है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बोला कि ये इनह्यूमन क्राइम है और यूएस एंड इजराइल ने ये करवाया है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये आर्टिकल देखते हैं। इससे पहले भी वी हैव सीन दिस आर्टिकल इन सो मेनी टाइम्स, बिकॉज ये न्यूज में कब आया, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जब ये 28 हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में पहुंचे, तब वहां पे पता लगा। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब थी, ये जनवरी 1 से लेके दिसंबर 1 से लेकर के 12 दिसंबर तक। और ये जब से ये लोग अरेस्ट कब हो गए थे, अगस्त 2022 में ही। लेकिन ये एक साल बीत गया लेकिन किसी को इसका पता नहीं लगा। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में, जब जो दिसंबर में हुआ था, जब ये अटेंड करने गए मोदी जी, तब पता लगा कि ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं जो इंडियन ओरिजिन है, तो वो उनको जेल में रख दिया गया है। और जब सर्वे हुआ तो पता लगा कि दे आर इनोसेंट, और उनको जो डेथ सेंटेंस भी सुना दिया गया था। तो जब वहां के ये जो मोदी जी से जब वहां के प्रेसिडेंट और की बात हुई, तो फिर उन्होंने ये बोला कि हाँ, उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनका सजा जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। और जो सजा चेंज करना होता है या टेन्योर चेंज करना होता है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं कम्यूट। और ये जो है हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में कि ये जो कमीशन है और ये सारे जो ये जो पार्डन करने का जितना भी जो सजा है या उसका जो वेरिएशन होता है, ये जब हम लोग प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ेंगे या पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो है ना वो पार्डन दिया जाता है। और ये जो रिट पिटीशन है उसमें भी पढ़ेंगे कि कैसे ये सजा का प्रावधान है, कि कैसे सजा का टेन्योर चेंज कर देते हैं। अगर किसी को फांसी होने वाली है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड। एंड ये 8 जो इंडियन नेवी है उनको जो वेरी करते हैं, और ये जो क्वांटम जो जेल में रखा गया है, और ये बोला गया है कि मेन हु वेयर अरेस्टेड बाय गल्फ कंट्री इन अगस्त 2022। और ये एक साल बीत गया लेकिन पता नहीं चला। लेकिन जब मोदी जी मीटिंग में गए थे तब पता चला। और जो इंडियन एम्बेसी जो वहां पे रह रही है कतर में, तो उसने ये सारी चीजें इन्फॉर्म की। और ये बोला गया है कि उसको एड्रेस किया जाएगा कि असल में वो गुनहगार हैं या नहीं। और ये कैसे पता चला है, ये जो मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, तो उनसे ये पता लगा कि ये जो 60 डेज है, अपील किया गया है कि वो जेल टर्म में, कि उनको ये जो डेथ सेंटेंस ना दे, भले उनको जो सजा होता है या फिर वो जेल में रख ले कुछ टाइम, लेकिन उनको डेथ सेंटेंस नहीं मिलना चाहिए। और ये जो वर्डिक्ट आया है, ये कब आया है, दिसंबर 28 को, कि कोर्ट ने ये अपील की है कतर के कोर्ट से कि ये जो वर्डिक्ट है, तो डेथ सेंटेंस को हटा करके उसको रिपील कर देना चाहिए, क्वांटम ऑफ जेल, कि कुछ टर्म उनको जेल में रख लिया जाए लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाए। और कोर्ट ने भी क्या किया है, आई कैन कंफर्म दैट डेथ सेंटेंस हैज बीन रिमूव्ड। और वहां के जो कोर्ट ने ये बोला है कि उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत रिलीफ की बात है। एंड कतर एंड इंडिया हैव मेंटेन्ड रिगार्डिंग प्रोसीडिंग दैट टुक प्लेस ओवर पास्ट सेवरल मंथ। और ये जो प्रोसीडिंग है वो पास्ट मंथ से चल रही है, बिकॉज क्योंकि जब से ये पता लगा है तब से जो इंडिया शॉक्ड है कि ये एक साल पुरानी बात है, लेकिन अभी तक इंडिया में ये बात आई क्यों नहीं और किसी को पता कैसे नहीं चला। और ये तब पता चला जब वहां के एम्बेसी ने प्रधानमंत्री जी को बताया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने वहां पे, जब वो कतर के विजिट पे गए थे, तो उन्होंने बोला कि जितने भी इंडियन ओरिजिन कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो उनके वेलफेयर का ये टेक केयर प्रधानमंत्री जी करेंगे और किसी को वहां पे कुछ भी नहीं होगा। और ये जो सिनेरियो है जो आप देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की ही किया जा रहा है कि उनको डेथ नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे हैव फाउंड इनोसेंट, इसीलिए। एंड वहां पे जो इंडियन एम्बेसी जो कतर में है, वो गेट कंसुलर एक्सेस टू द मेन इन कस्टडी। तो यही सारी चीजें हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से जो 8 जो कैप्टन है उनका नाम क्या क्या है।
जैसे ये प्रोसीडिंग कब से स्टार्ट हुई थी, ये अरेस्ट कब हुए थे, 30 अगस्त 2022 में। और उसके बाद और किसके थ्रू, ये कतर अथॉरिटीज है उनके थ्रू। एंड देन ये जो 26 अक्टूबर था 2023 का, तो कतर के कोर्ट ने फर्स्ट ये इंस्टांस और सेंटेंस ऑल ऑफ देम टू डेथ, और ये सजा है ना उनको 26 अगस्त को मिल गई थी। लेकिन 28 दिसंबर को एक कातरी अपीलेट कोर्ट ड्रॉप्स द डेथ सेंटेंस। और जब मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बाद जो 28 हुआ है, तो उसके बाद ये डेथ सेंटेंस हटा दिया गया। एंड जो 8 जो एक्स नेवी है जो कैप्टन है, जैसे कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता एंड सेलर रागेश, तो ये सारे कमांडर वहां पे अभी अरेस्टेड हैं। तो ये हमने देख लिया। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अवर वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल। So we are going to start the editorial article, सिविल सोसाइटी अंडर सीज इन इंडिया। तो हम लोग ये देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। तो इसमें क्या है कि फ्री सिविक स्पेस रेगुलेटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड प्रिंसिपल, और जो इसेंस क्या दिखाता है डेमोक्रेसी का, कि इंडिया कैसे लकी है कि यहाँ पे जो डाइवर्स नेशन है और वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, और यहाँ पे ये जो कि डेमोक्रेसी भी है, और उसके लिए ये रिकॉग्नाइज किया गया है और प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ के फ्रीडम को, और कि कैसे यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं कि वो ये जो फेथ रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बेसिकली ये बताया गया है कि यहाँ जो इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री होने के साथ साथ ये डेमोक्रेटिक भी है, और यहाँ के लोग फ्रीली महसूस करते हैं, और ये जो पूरी कंट्री में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखते हैं लोग, कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना और उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना। और यही चीज दिखाता है कि यहाँ के लोग जो एंटी कम्युनल है और प्रोग्रेसिव सिविक स्पेस भी देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे कोई सीवियर अटैक नहीं होता है किसी भी स्टेट और दूसरे स्टेट में। और ये जो सिविल ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो यूनाइट करता है अगेंस्ट हिंदू नेशनलिज्म, कि क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो रिलीजन के लोग हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू नेशनलिज्म ही नहीं है, यहाँ पे पूरे जो नेशनलिज्म है उनको। और यही चीज हमें क्या दिखाती है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है, जो सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना सिखाता है, कि जो हर रिलीजन का अपनी एक इंडिविजुअलिटी है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये इंटरप्रिटेड ये असर्वधर्म संभव, तो असर्वधर्म संभव का क्या मतलब, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, कि सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, और सिटीजन वेलबींग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ है, कि ये सारे मिल करके इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि हर जब हम जीडीपी देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास कितना पैसा है, और वो एक एक इंडिविजुअल जो है वो जीडीपी के ग्रोथ में ये आगे बढ़ाता है। और तब हम ये देखते नहीं है कि ये जो पॉपुलेशन है वो कितना मुस्लिम है, कितना हिंदू है, कितना क्रिश्चियन है, कितना सिख है, कितना जैन है, कितना बौद्ध है। तो ये सारे जो है वो इंडिविजुअल वो एक पॉपुलेशन की तरह वर्क करते हैं, ना कि रिलीजन की तरह, और यही इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में काम करते हैं। और ये जो स्केल है वो ये जो इंस्ट्रूमेंट पे नापा गया है कि ये जो सिविक स्पेस 15 ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल एंड बिग, तो ये इससे क्या है कि जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन डोनेशन ये जो आता है उसी से हम लोग मापते हैं। एंड जैसे कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ये द सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज हो गया, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ये हो गया, लॉयर कलेक्टिव, और उसके बाद ये जो सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कंसर्न और एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, ये जो एनहेड है, और अमॉन्ग सिग्निफिकेंट अदर हु विल रिमेन अननेम्ड, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है और उसका नाम भी नहीं रखा गया है। तो ये सारे चीज जो है फॉरेन और इंडिया को कनेक्ट करने की
कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टडी किया गया है और देखा गया है कि या तो ये न्यूट्रल है, मॉडरेट है एंड या फिर स्ट्रांग है अपने व्यूज को लेकर के, किसके रिस्पेक्ट में, जो माइनॉरिटी राइट्स होता है, दलित है, दलित के राइट्स, जो आदिवासी, जो ट्राइबल राइट्स एंड जो इक्विटी प्रमोशन उनके लिए। तो यहाँ पे बात चल रही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिवली फाइट करते हैं अगेंस्ट कम्युनलिज्म, कि एक पार्टिकुलर रिलीजन का फेवर ना करके ये सारे जो है पॉपुलेशन का फेवर करते हैं, सारे लोगों का फेवर करते हैं। और इसी से क्या होता है कि ये जो वी कोडेड द अटैक ऑन स्केल वेयर हाई लेवल ऑफ अटैक्स हैज अकर्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी की वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अटैक भी झेलना पड़ता है, मतलब क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, and have not only run out of funds, but leaders have either been sent to prison to have charges that can potentially incarcerate them। क्योंकि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे लोगों को ये इक्वली फेवर करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ही रिलीजन आगे बढ़े, तो फिर वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी वो सजा दिलाना चाहते हैं। और जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सच एज सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस एंड एमनेस्टी इंडिया, ऑक्सफैम, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एंड लॉयर कलेक्टिव, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि ये सारा ऑर्गेनाइजेशन ये राइट्स की बात करता है, ये लोगों के इन्हांसमेंट की बात करता है। इसीलिए और इसी में और इनका जो मेजर रोल है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का, वो कौन करता है, ये एनजीओ। और जो अमेरिकन फंडिंग वर्किंग इन द नॉन कम्युनल स्पेस, और क्योंकि अमेरिका की जो कंट्री है वो क्या करती है, वो कम्युनिटी को या कम्युनल में वो लोग का इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग पूरे पीपल को देखते हैं। तो इसीलिए ये जो एनजीओ है और ये सारा जो कम्युनल अमेरिकन फंडिंग वर्किंग ऑन नॉन कम्युनल स्पेस, इनका बहुत रोल रहता है कि ये जो मॉडरेटली जो अटैक किया जाता है इंस्टीट्यूशन में, इंक्लूड फियरली एंटी कम्युनल एनजीओ जैसे एनहेड है। तो एनहेड क्या है, वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है, ये सारे लोगों को फेवर करता है। तो इसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है और किसी भी ये जो रिलीजन के टुवर्ड्स ये बाइज्ड नहीं है, और ये एंटी कम्युनल इशू को भी उठाता है। एंड ये हम लोग देखते हैं कि जो नॉन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये जो सीपीआर, ये सिर्फ क्या करता है, ये चेयर करता है और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तरह वर्क करता है। एंड ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो, ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं। एंड जो डेप्यूटी चेयरमैन कौन रोल करता है, और ये जो नीति आयोग को कौन चेयर करता है, ये प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। तो नीति आयोग भी क्या करता है, नीति आयोग जो है वो पहले जो प्लानिंग कमीशन थी, ये जो प्लानिंग कमीशन वो टॉप टू बॉटम का वर्क करता था, लेकिन ये जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप की तरफ वर्क करती है, मतलब सारे लोगों को वो जोड़ करके रखती है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को वो कनेक्ट करती है। और जैसे कि नीति आयोग के तहत हम देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि उसमें कितना ग्रोथ हुआ वो दिखाता है। फिर उसके बाद कि ये जो बिजनेस है, इनोवेशन इंडेक्स है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो राइट्स है, तो ये सारी चीजों को प्रमोट करता है। तो इसीलिए ये भी एक जो नॉन कम्युनल इशू को ही उठाता है कि सारे लोग इससे प्रमोट हो। और जैसे बहुत सारे राइट की बात करता है, जैसे आदिवासी राइट मूवमेंट हो गया, जो इम्पैक्ट करता है माइनिंग इंटरेस्ट ऑफ टाइकून, जो गौतम अडानी पे जो केस चल रहा है अभी, तो उसको भी उठाता है ये मुद्दा, क्योंकि ये जो माइनिंग में क्या है कि बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, और ये जो जितने छोटे लोग हैं या ट्राइबल के लोग हैं, ये उनको ज्यादा चूज किया जाता है, क्योंकि वही लोग ज्यादा माइनिंग में वर्क करते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इम्पैक्ट करता है किसको, ये जो लो लेवल ऑफ अटैक आर जनरली नॉट एक्टिव इन एंटी कम्युनल एरिया। तो जो छोटे जो इंस्टीट्यूशन है और वो भी बहुत ज्यादा हद तक ये नॉन कम्युनल एरिया में अपना काम करते हैं, बट उनको नोटिस भी नहीं किया जाता, तो इसलिए वो और ज्यादा सफर करते हैं।
एंड दोज वूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नवसर्जन, जो एक लीडर है दलित राइट के लिए जो खड़े हुए थे, उनको सेव द चाइल्ड्स वर्क ऑन चाइल्ड राइट आर लेस कंपेयर टू द वंस दैट हैव बीन हिट मॉडरेटली और एट ए हाई लेवल। सर्जन है वो वेमेन और चाइल्ड के राइट की बात करते हैं एंड उनकी सेफ्टी की बात करते हैं, और दलित के, और ये एक दलित, ये जो लीडर है वो एक दलित के राइट की बात करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब भी एक राइट की ही बात उठाती है, और उसी का एक है ये ग्रीन पीस। तो ये क्या करता है, ये आइडेंटिटी करता है फ्रॉम वन दैट वाज स्ट्रॉन्ग ऑन इट्स राइट बेस्ड मोबिलाइजेशन टुवर्ड्स एडवांसिंग एनवायरमेंट कंसर्न। और ये जो आदिवासी राइट टू वन दैट बिकम मच मोर लूक वार्म इन दैट रिगार्ड। तो ये जो ग्रीन पीस है वो क्या करता है, ये आदिवासी के राइट को उठाता है एंड इन्वायरमेंट के राइट को उठाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी में एक रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो उसको एनालाइज कैसे किया जाना चाहिए, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना कैसे चाहिए, और इसमें मेजर रोल किसका है, ये एनजीओज का। क्योंकि बहुत सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या किसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है, तो उसके खिलाफ जो मेजर जो एनजीओ ही सबसे ज्यादा आवाज उठाती है। और जैसे ये अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 का था, उसमें तो उसमें ये बोला गया कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसका जो है ना क्राइटेरिया बांट दिया गया, और उसे कैसे सजा मिलेगा वो भी बता दिया गया। तो ये सारी चीजें थी अमेंडमेंट में। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आई, जो वर्क करता है ब्रॉडर डेफिनेशन पे, किसके टुवर्ड्स, ये क्राइम के टुवर्ड्स है, कि क्राइम को देखता है। और ये जो एनजीओ है या फिर अपोजिशन पॉलिटिशियन है, वो एनफोर्स करती है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, कि ईडी है ना अपना काम अच्छे से करे, क्योंकि कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर कोई भी जो करप्शन हो रहा है, तो ये सारा काम जो है ईडी ही देखता है, कि मनी लॉन्ड्रिंग कहीं पे हो रहा है तो उसका सर्च करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये सारा जो है, वो जितने भी एनजीओज हैं या पॉलिटिशियन हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो एम्फेसाइज करते हैं कि ईडी को बढ़ चढ़ के अपना काम करना चाहिए। एंड जो इमरजेंसी ईरा था 1976 में, जब इंदिरा गांधी का ईरा था, तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये जो 2010 का है, वो बनाया गया था। और ये जो 2000 ये जो 10 है, अंडर द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट, एंड अगेन भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट 2020 में आई, तो उसके तहत इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। और ये जो एफसीआरए क्या है, एफसीआरए है कि अदर कंट्रीज के जो पीपल्स हैं, जो जिस अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो वहां से फंड भेजते हैं। जैसे ये गुरुद्वारा है, तो बहुत सारे जो हैं पंजाबीज वो कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा से वो बहुत सारा फंड यहाँ जो गुरुद्वारा टेम्पल है, जो गोल्डन टेम्पल है, तो उसके लिए बहुत सारा फंड भेजते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एफसीआरए में कैप्चर होती हैं। एंड उसके लिए जो उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है, कि कैसे वहां पे कितना पैसा भेजना होगा, और कितना लीगल है और कितना इलीगल है। और एफसीआरए इसलिए भी ये अभी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि एफसीआरए के तहत क्या होता है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है या फिर फॉरेन से में जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, अपने ब्लैक मनी को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो इसके थ्रू, कि अगर किसी रिलीजन में पैसा लगा दिया कहीं, कि ये जो रेमिटेंसेस के तहत भेज दिया, तो उनका क्या है कि फॉर जो ब्लैक मनी है वो रोटेट हो जाएगा एंड वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सरकार ने इस पे भी अपनी ये जो पैनी नजर गड़ाई हुई है। अब देखते हैं ये जो राइट है, ये जो एनजीओ का, कि वो एसेस करता है फॉरेन फंड फ्रॉम अबाउट 18,000 ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन 2015 से लेके 2022 तक। और ये एफसीआरए जो इम्पैक्ट पहुंचाता है किस पे, ये जितने भी फॉरेन फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उसके लिए। और ये जो लीथल इफेक्ट डालता है एनजीओ पे,
क्योंकि ये जो एफसीआरए के तहत फंड आती है, तो इलेक्शन या चुनाव में जितने भी जो खर्च आता है, ये जो इलेक्टोरल ये जो लिटरेसी है या फिर इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और ये जो एक्सप्लेनेशन भी किया है कि कैसे 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, तो 50,000 से लेकर के 60,000 करोड़ का वहां पे एक्सपेंडिचर हुआ था इलेक्शन में। तो इतना पैसा कहाँ से आया, तो इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये जो सोर्सेज है और इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया है कि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं, लेकिन ये जो 50,000 करोड़ और 60,000 करोड़, ये इतना पैसा आया कहाँ से, ये अभी तक अननोन है। और इसके सोर्सेज जो है, तो बहुत सारे सोर्सेज अननोन है। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में वहां पे बताया है, और आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये जो अब इसके बारे में बताया गया है कि ये जो प्रायर रेफरेंस किया गया है और कैटेगरी लिस्ट में भी बांट दिया गया है कि ये जो जितने भी इंटरनेशनली जो रेप्यूटेड डोनर है, वो मॉनिटर करते हैं और इंटिमिडेटेड करते हैं कि कैसे ह्यूमन राइट को बढ़ाया जाए और उससे जो रिलेटेड कॉजेज है वो कैसे घटाया जाए। जैसे ये एफसीआरए है, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो सीबीआई इसका जांच करता है और इम्पावर करता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा एनजीओज का एंड देयर पर्सोनल विद लीथल इम्पैक्ट है। क्योंकि सीबीआई क्या करता है, हैज फाइल्ड ए सप्लीमेंट्री चार्ज शीट अगेंस्ट एमनेस्टी इंडिया एंड इट्स चेयर ऑफ द बोर्ड, जो अकबर पटेल हैं उनके खिलाफ। क्योंकि एनजीओ का काम क्या करना है कि बहुत सारे मुद्दे को उठाना, लेकिन अभी क्या है कि एनजीओ उसमें क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करती है कि बहुत सारा फंड उसको मिलता है, लेकिन पता नहीं लगता है कि ये फंड कहाँ से आया है, ये ब्लैक मनी है या फिर जेन्युइन मनी है। तो उसके लिए भी सीबीआई ने बोला है कि ये जांच पड़ताल करेगी। और अभी क्या कर रहा है, ये जो एमनेस्टी इंडिया है उस पे अभी सीबीआई जांच कर रही है और एक बोर्ड भी बनाया गया है। और ये जो कौन चेयर कर रहा है, अकबर पटेल। एंड ये जो डोमेस्टिक फंडिंग है और नॉन एंड एंटी कम्युनल एनजीओ है, वो भी सीज किया गया है सेक्शन 12A और 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके तहत भी देखा गया है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बोला है कि ये पैन कार्ड को एंड ये जो डोनर डाटा है उन पे अपनी नजर बना के रखेगी। और वो कैसे करेगी कि जितने भी अकाउंट है और कहीं से भी पैसा जो रोटेट होता है, तो उसको वो अटैच कर देगा पैन कार्ड के थ्रू। तो पैन कार्ड है ना, वो जितने भी अकाउंट है उसको ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि पैन कार्ड वहां पे दिखाना ही होगा और ऐड करना ही होगा। तभी जाकर के ये जो कम्युनलिज्म है और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उससे फाइट कर पाएंगे। एंड क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है जो करप्शन करके और ये ब्लैक मनी से जो भी पैसा आता है ना, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म बेसिकली करप्शन का पैसा होता है एंड ये ब्लैक मनी का पैसा होता है। तो हो गया। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो एनजीओ है या इनकम टैक्स सर्वे है, वो वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा और कैन बी यूज टू फर्दर एस्केलेट एंड इंस्टीट्यूट मोर केसेस ईदर बाय सीबीआई और टैक्स डिपार्टमेंट। तो अभी क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट और ये जितने भी एनजीओज हैं उसको सर्वे करने में लग गई है कि कैसे वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर उनके पास जो फंड आ रहा है वो कैसा है, या तो वो ब्लैक मनी से आ रहा है या फिर जो व्हाइट मनी है उससे, या फिर वो करप्शन से आ रहा है या फिर जेन्युइन पैसा है। और इसके लिए क्या कर रहा है, ये जो बिल्डिंग ऑन द अपोजिशन स्टैंड, तो ये जो रे ऑफ होप है इंडियाज का जो डेमोक्रेसी वो सिविक स्पेस में, और ये सीरियसली ये थ्रेट का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि अगर ब्लैक मनी होगा या करप्शन इंक्रीज होगा, तो ये जितने भी आम जो जनता है, जो नॉर्मल पीपल है, ये उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो सीधा रमैया जो 2023 में जो असेंबली की इलेक्शन हुई है, जो कांग्रेस लीडर हैं और अब जाके जो चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं सीधा रमैया, जो कर्नाटका के, और ए रेवांत रेड्डी जो तेलंगाना में वो एज ए सीएम के पोस्ट पे अभी इलेक्शन हुआ था, तो वो सीएम बने हैं।
तो उन्होंने क्या अपनाया है कि उन्होंने ये जो सेकुलर पोजीशन अपनाया है कि वो किसी भी कास्ट को फेवर नहीं कर रहे हैं और किसी कास्ट को डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं वो एक एंटी कम्युनल जो सिविक स्पेस है वो चला रहे हैं अगेंस्ट द बीजेपी। बिकॉज़ बीजेपी के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये हिंदुत्व पार्टी है और ये हिंदू को सपोर्ट करता है सिर्फ़। तो इसीलिए ये एंटी बीजेपी बोला जा रहा है क्योंकि एक तो कांग्रेस की पार्टी है, दूसरा ये एक सेकुलर और कम्युनल ये जो सिविक स्पेस चला रहा है तो उसके लिए भी। और उसी तरह से ये जो एडेलू कर्नाटका, मतलब इन्होंने ये एक स्लोगन भी चलाया है कि वेकअप कर्नाटका और सिमिलर सोशल मूवमेंट इन तेलंगाना। कि कर्नाटका और तेलंगाना में ये स्लोगन है कि वेकअप, अपने जो चीजों को पहचानो कि सिर्फ ये जो हिंदू ही राष्ट्र नहीं है, ये सारे राष्ट्र हैं। तो इसीलिए कि कैसे वहाँ पे प्रोग्रेसिव सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस से ये यूज किया जा रहा है स्टेट में कि ये जो इंडिया बनाया गया है ब्लॉक टू नॉट ओनली लीड टू फाइट द सिंगल पार्टी, ये नीड टू मोबिलाइज द एंटी कम्युनल एंड प्रोग्रेसिव सिविक स्पेस ताकि ये जो डेमोक्रेसी है वो सेव हो सके। तो कहने का मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि कर्नाटका एंड ये जो तेलंगाना है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो इंडिया जो अभी राहुल गांधी और अदर कंट्रीज ने मिलकर के ये जो टीम बनाया है, तो उनका ऐसा कहना है कि हम सेकुलर हैं और हम ये जो है ना ह्यूमन के फाइट के लिए लड़ रहे हैं और एंटी कम्युनल की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी जो रिलीजन को ये ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं उस रिलीजन पे और हम किसी के टुवर्ड्स बायस नहीं है। तो अगर हम बायस नहीं रहेंगे तभी जाके हमारा ये जो डेमोक्रेसी है वो सेफ रहेगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड द केरला वे। तो ये देखते हैं हम लोग। अभी देखते हैं कि ये गुड न्यूज आया है वो अर्बन स्पेक्ट्रम में। ये ऑलमोस्ट जो 38 इयर्स के बाद कि अर्बन कमीशन जो बनाया गया था, तो वहां पे क्या है कि जो केरला में, और ये फर्स्ट कब बना था, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन जो फॉर्म किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो राजीव गांधी थे उनके टाइम, और जो हेड किया गया था चार्ल्स कोरिया उनके टाइम, जो ये फाइनेंस आर्किटेक्ट थे कंट्री के। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो चार्ल्स कोरिया हैं वो फाइनेंस आर्किटेक्ट थे कंट्री के। और ये जो तभी जाके ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसी से बहुत सारी जो पॉजिटिव आउटकम्स भी निकली थी, क्योंकि मोर प्राइवेट इनिशिएटिव लिए गए थे एंड इन्वेस्टमेंट भी किया गया था अर्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1992 में। एंड ये कौन से शेड्यूल में बताया गया है, ये 12th शेड्यूल में। अब इसके बारे में हम लोग और देखते हैं कि अर्बन कमीशन के बारे में। और ये अर्बन कमीशन है जो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटी, और ये कितने रहते हैं, 56%। और ये जो कैपिटल वाज रिटन बाय मार्क्स, ये जो कैपिटल जो लिखा गया था मार्क्स के द्वारा, और ये बोला गया था ये जो सिटीज वे आर कंसिडर टू बी सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो हमने जितने भी पीएसआईआर ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं वो समझ पाएंगे कि मार्क्स जो है वो एंटी कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे और वो सोशलिस्ट थे। तो उनका कहना था कि कैपिटलिस्ट जितने भी लोग होते हैं वो बुर्जुआ क्लासेस के होते हैं। बुर्जुआ क्लासेस क्या होता है, ये जितने भी मिडिल क्लास होते हैं जो अपने फायदे का सोचते हैं, अपना कैपिटल बनाने का सोचते हैं, इसीलिए वो इसका जो है वो इंडस्ट्री का या कैपिटल को फॉलो नहीं करते थे। तो ये जो बोला गया है कि 5% जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन वो कहाँ रहती है, अर्बन सेंटर में। एंड ये जो फेनोमेनल अर्बनाइजेशन हुआ है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे नॉट ओनली हैज इट impacted द क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो क्रिएटेड स्पेशल एंड टेम्पोरल चेंज, जैसे कि मैसिव एंड लैंड यूज हुआ है, बिल्डिंग टाइपोलॉजीज हुआ है, फिर इनिक्विटोज सिटीज बनी है जो कि डुअलिटी दिखाती है, इनफॉर्मेलिटी दिखाती है, और क्राइसिस ऑफ पॉल्यूशन। तो ये सारी चीजों में एंड हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशन चैलेंज को भी दिखाता है कि जब इतने सारे जो लोग हैं वो अगर रूरल से उठ करके
अर्बन में आएँगे तो फिर ये अर्बन में इतने सारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और ये सारे प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ेगा। एंड उसके लिए क्या ज़रूरत है कि ये कैपिटल का एक्युमुलेशन किया जाए और ये प्रोसेस किया जाए सिटी डेवलपमेंट में। तो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ये विटनेस किया गया था कि टू स्टार्क पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है। एक तो ये जो अर्बन स्पेक्ट्रम में एंड जो नेहरू का जो पीरियड था तो उन्होंने फोकस किया था कि 3 डिकेड्स तक मतलब 3 साल तक 30 साल तक ये जो अनरेवेलिंग इन लेट 1980s जो अराउंड 150 न्यू टाउन्स भी बनाए गए थे और ये होलिस्टिक सिटी बनाया गया था कि वहां पे ये और ऐसा अप्रोच रखा गया था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग किया जाए और एम्फसाइज किया जाए मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट किया जाए ताकि ये जो ये सिटी डेवलपमेंट हो पाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो फेल्ड हो गया मिजरेबली और ये ड्रॉन बाय कोर आइडिया ऑफ स्टेट एक्टिंग एज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन कि जो चीज़ें जो ज़रूरत थी, वो उस समय के हिसाब से, तो वो चीज़ को छोड़ करके ये लोग डायरेक्ट सिटी पे चले गए। सबसे पहले उनको बेसिक नीड पूरा करना चाहिए था एंड जो एक्यूमुलेशन है, जो कैपिटल एक्यूमुलेट करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जब लूप होल रह गई थी, तो उसी की वजह से जो उन्होंने जो उस समय के द देन जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, तो उन्होंने ये जो प्लान बनाया था 30 साल का होलिस्टिक सिटी बनाने का, तो उनका ये जो अप्रोच फेल हो गया था। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो रूरल से अर्बन जो स्पेस है वो उसके लिए क्या जरूरत है कि सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग एज द ड्राइविंग फोर्स। तो इंडिया ने क्या किया था जब आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उसने फोकस किया था इंडस्ट्री पे एंड एग्रीकल्चर पे एंड उसने जो है मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो उसकी वजह से आज भी हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ये जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है इंडिया। एंड नाउ ये आत्मनिर्भर भारत के तहत अब जाकर के ये इंडिया वोकल फॉर लोकल का स्लोगन चला रहा है कि कैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग को ड्राइविंग फोर्स से बनाना चाहिए था, ये जो एक लूप होल है वो रह गया, जिसके कारण अगर मैन्युफैक्चरिंग डिड नॉट रिमेन द सेंट्रल पाइवोट ऑफ ड्राइविंग माइग्रेशन, तो ये सारी चीजें रह गई, उसके वजह से चूक हो गया। एंड तभी जाके ये मिजरेबली जो न्यू एरियाज हैं वो बनाए गए, लेकिन जिस हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एंड देन ये जो पीरियड आया 1990 का और वन वेयर द ऑब्जेक्ट ये जो एब्जेक्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिटीज बिगेन एंड ग्लोबल सिटीज वेयर इमेज ऑन विच डेवलपमेंट प्रोसेस वाज बिल्ट। और ये 1990 का जो पीरियड था वो क्या था, वो एलपीजी का पीरियड था कि लिबरलाइजेशन लाया गया, प्राइवेटाइजेशन लाया गया एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया। तो ये सारी चीज़ों का स्टार्ट हुआ और फिर उसी से स्टार्ट हुआ कि ये कैसे अर्बन डेवलपमेंट किया जाए। और अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मास्टर प्लान बनाना होगा एंड ये जो और किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाएगा, जैसे कंसेप्ट ऑफ सोशल हाउसिंग, उस पे ज़्यादा एम्फेसिस देना होगा, इम्पोर्टेंस देना होगा, पब्लिक हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रियल एस्टेट वाज सपोर्टेडली बी द कोर एलिमेंट ऑफ अ हाइपोथेसिस कि अगर जितने भी रूरल से ये जो सिटी में उठ करके आते हैं लोग पीपल, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है, फूड इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है एंड वो लोग रहेंगे कहाँ? तो रियल एस्टेट को जो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरत है और वो बहुत ज़रूरी भी है। तो इसीलिए तब जाके जितने भी सिटीज़ हैं वो कॉम्पिटिटिव बनेंगी एंड उसके लिए एक टर्म भी बनाया गया है कि इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो तभी जाके ये जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो डेवलप्ड होगा। एंड नो स्पेस ऑफ एनलाइटमेंट, फ्यूचर ऑफ ड्रीम हैबिटेट, तो ये सारा एक स्लोगन बनाया गया था। एंड ये जो अप्रोच है कि ये जो होल सिटी कैसे बनेगा, तो उसके लिए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखना होगा ताकि ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये जो मिशन मोड ऑफ डेवलपमेंट है और जवाहरलाल नेहरू का जो नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन था वो स्मार्ट सिटी बनाने का, तो वो तभी जाके
ये फुलफिल हो पाता। लेकिन उस समय क्या है कि ये सारी चीजों पे इंडिया ने लैक कर दिया था। एंड देन हम लोग देखते हैं ये जो अर्बन कमीशन जो बनाई गई है वो कब फॉर्म हुआ है। ये फॉर्म हुआ है 1985 में, आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। बिकॉज इंदिरा गांधी का डेथ कब हुआ था, 1984 में। एंड उसी के बाद 1985 में राजीव गांधी एज ए पीएम बने थे। एंड पीस मील अप्रोच अपनाया गया था एंड ताकि वो हेल्प करे कि कैसे ये सिटी का डेवलपमेंट हो। एंड ये जो अर्बन कमीशन है उसके लिए क्या जरूरत है कि नेशनल एंड स्टेट लेवल पे कि अंडरस्टैंड किया जाए कि जो भी चीजें और जो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है और जो पैटर्न है अर्बनाइजेशन का उसको फुलफिल किया जाए। क्योंकि अगर हम पैटर्न के बेस पे चलेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है। एंड सेटलमेंट पैटर्न भी हम समझ पाएंगे, तब जाके ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर इनेबल कर पाएंगे, या फिर जो चीजें जरूरी नहीं है तो उसको डिसेबल कर पाएंगे। तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड है और किसको फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके डेवलपमेंट आ पाएगा। एंड ये जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो रिड्यूस करता है सम मिशन अप्रोचेस, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया, फिर अटल मिशन हो गया फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो अमृत जो प्लान बना है वो उसी के लिए बना है कि सिटी का डेवलपमेंट के लिए। एंड ये जो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट है एंड ऑगमेंटेशन है योजना है जिसको हृदय बोलते हैं, तो ये भी सिटी के डेवलपमेंट के लिए ही है। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जितने भी लोकल और जितने भी लोग हैं जो पुअर तबके के हैं तो उनको फंड दिया जाता है कि वो कैसे अपना घर बना सकें। और उसके लिए क्राइटेरिया भी बटा हुआ है। तो पीएम आवास योजना के तहत बहुत सारे घर बने भी हैं, बट बहुत हद तक ये सारा चीज फेल भी हुआ है क्योंकि जितना डिजायर रिजल्ट चाहिए था जो था कि ये सारा कुछ हमें मिलेगा उस हिसाब से मिला नहीं। और ये जो बाउंड है वो फॉल हो गया क्योंकि जो भी हमने सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया है। क्योंकि ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव थी जो ली गई थी वो रियलिटीज में वर्क नहीं कर पाई, क्योंकि ये कोसों दूर थी जो सोचा था वो हमारे मिनिस्टर्स ने। एंड जो हुआ वो बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल भी जो टारगेट रखा गया था वो भी पूरा नहीं हो पाया है। एंड ये जो गवर्नेंस जो है सिटी में वो और रियल मेस हो गया है, क्योंकि जो उन्होंने बताया था तो वो सारा कुछ ये जो क्राइटेरिया है या प्रोसेस के थ्रू वो चले नहीं, इसीलिए सारा कुछ ये जो हौच पौच हो गया है। एंड उसके लिए जो 18 सब्जेक्ट भी रखा गया था 12 शेड्यूल में, और 18 सब्जेक्ट वो अभी से नहीं है, लेकिन जब से वो 1992 में जब ये 74 था अमेंडमेंट आया था वो तब से ही रखा गया था कि ये जो म्युनिसिपैलिटी है तो उसके लिए 18 सब्जेक्ट चुना गया था कि 12th शेड्यूल वो कैसे रखा जाए और फिर उसके बाद ट्रांसफर किया जाए ये जो सिटीज है उसको। तो ये लेकिन उससे भी ये वंचित रह गई। एंड इंस्टीड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स ये जो रनिंग सिटी अफेयर्स हैं वो सारा कुछ भी मैनेज नहीं हो पाया। और ये जो फाइनेंशियल आर्किटेक्ट हैं और जो ये जो एविडेंट कहाँ से मिलता है, ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है उनका रिकमेंडेशन था कि ये जो ग्रांट मिलना चाहिए सिटीज को ताकि वो लिंक कर पाए अपने परफॉर्मेंस को और कलेक्ट कर पाए ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको, एंड इंक्रीज कर देना चाहिए ये जो कमेंसुरेट और स्टेट का जो गुड्स है एंड सर्विसेज को, ताकि अगर उन जो स्टेट्स हैं अगर उनको ये फंड मिलेगा तभी जाकर के वो क्या कर पाएंगी, अच्छे से काम कर पाएगी अगर उनके हाथ में पैसा होगा तो। और तभी जाकर के ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो सुलझ पाएगा और ये जो अर्बन का जो रियलिज्म है वो फुलफिल हो पाएगा। और ये जो फॉर्मेशन है केरला अर्बन कमीशन का ये देखना चाहिए, क्योंकि केरला ने बहुत अच्छे तरीके से ये जो अर्बन कमीशन बनाया था उसने और उसको चलाया भी है। तो बाकी कंट्रीज को भी इससे अच्छे से सीख लेना चाहिए कि कैसे केरला ने ये अडॉप्ट किया अर्बन पॉलिसी कमीशन और कैसे इसने स्टार्ट किया और ये कैसे एड्रेस किया कि जितनी सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी और कैसे इसने सारी चीजों को बेहतर तरीके से है ना वो सॉल्व किया। तभी जाके ये जो मेंबर है एम सतीश कुमार जो अर्बन प्रोफेसर है डबलिन, ये जो जानकी नायर एंड ये जो हिस्टोरियन है और ये जो केटी रविंद्रन
एंड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ अर्बन डिजाइन, जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के जो न्यू दिल्ली में। तो ये सारे जो लोग हैं वो कहते हैं क्या कि हमें केरला से सीखना चाहिए कि केरला ने कितने अच्छे तरीके से ये जो कमीशन जो बनाई थी और उसको फुलफिल किया था। और ये जो कमीशन जो बना है 12th मंथ का मैंडेट था कि उसका जो चैलेंजेस कैसे हैं, क्या क्या आएंगी अर्बनाइजेशन में और कैसे हम लोग उसको टैकल करेंगे। तो केरला क्या है, अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन को विच नीति आयोग हैज एस्टिमेटेड अराउंड 90%। तो केरला में क्या है कि 90% जो अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है, मतलब वहां पे इतना अच्छा सिस्टमेटिक है और इतने अच्छे से सारे पॉपुलेशन ने कोऑपरेट किया है कि ये जो 90% सारी चीजें सिस्टमेटिक है। तो ये चीज भी अदर स्टेट को सीखना चाहिए। और एक ये जो कमीशन है उसको ये जो रोल निभाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए और कम से कम ये 25 साल का ये जो अर्बन डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करना चाहिए, ताकि ये जो जैसे ये केरला का अर्बन डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो केरला का अर्बन डेवलपमेंट है कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम द ओवरऑल अर्बन प्रोसेस अनलीज्ड बोथ एट द ग्लोबल एंड नेशनल लेवल। तो ये सारी चीजें हैं। एंड लाइट हाउस फॉर अदर स्टेट। तो लाइट हाउस क्या, मतलब ये जो दिया दिखाने का काम कर रहा है कि अगर एक स्टेट अच्छा हो गया तो हम कंपेयर करते हैं ना, और उसको जो हेल्दी कंपटीशन होता है तो उससे एनालाइज भी करते हैं कि ये स्टेट इतना बढ़िया हो गया है तो ये एक काम करेगा लाइट हाउस दिखाने का, कि वो ये लाइट दिखाने का कि बाकी स्टेट को उसी तरह से ये सारी चीजें कमीशन या कमिटी बना करके सारा कुछ स्टडी करना चाहिए। तभी जाके ये जो अर्बन सिटी है वो डेवलप हो पाएगा। और जो डिजायर्ड है कि ये जो नेशनल कमीशन का वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि इन इट्स एब्सेंस द केरला जो अर्बन कमीशन है कैन बी द लाइट हाउस फॉर अदर स्टेट सच एज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब हैव ए हाई अर्बन पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे ये हाई अर्बन पॉपुलेशन है, लेकिन इनको केरला से सीखना चाहिए कि कैसे केरला ने इतने बढ़िया तरीके से अर्बन पॉपुलेशन और ये जो कमीशन बैठाया है और सारी चीजों को एनालाइज किया है कि ये जो प्रोसेस टेकिंग फॉरवर्ड urban commission that should be a learning lesson for these highly urban populated state। तो यही सारी चीजें हैं। हमने बेसिकली इसका जो समरी है कि कैसे अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसको म्युनिसिपैलिटी में रखा गया है। और ये जो म्युनिसिपैलिटीज में ये जो 12th शेड्यूल है और 12th शेड्यूल और ये पार्ट जो है पार्ट 9A में आता है। एंड इसका जो ये जो सब्जेक्ट इसमें कितना है 18 सब्जेक्ट। तो ये हमारे पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड ये पीएसआईआर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड दिस आर्टिकल ऑल्सो जो सिविक सोसाइटी है ये हमारे ये पॉलिट जीएस पेपर 2 एंड ये जो पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड पीएसआईआर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट था जिसको हमने थोड़ो वे में थोरोली अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। तो थैंक यू वेरी मच, वी हैव डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड इसमें ये जो इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है आप प्लीज इसको गो थ्रू कीजिएगा। और मैं इसका जो पीडीएफ जो भी मैंने पढ़ाया है बताया है उन सब का मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू।